चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब हम सेकेंड इवेंट पढ़ने वाले हैं और सेकेंड इवेंट का नाम है सेंट्रल बैंक मीटिंग। ठीक है, तो सेकेंड इवेंट है हमारी। अब देखो, सेंट्रल बैंक मीटिंग जो होती है ना, वो क्वार्टरली होने वाली इवेंट है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में होने वाली इवेंट। अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक मीटिंग का मतलब है कि जो देश का रिजर्व बैंक होता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है और ग्रोथ को क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है। तो देश की ग्रोथ किस चीज पर निर्भर करती है, सेंट्रल बैंक मीटिंग पर। देश की महंगाई दर किस चीज पर निर्भर करती है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज पर। ठीक है, अब आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें जो ग्लोबल लेवल पर चेंज होती हैं, जिनकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है या घट जाती है, ग्रोथ का लेवल बढ़ जाता है या गिर जाता है। किसकी वजह से होता है, ये बहुत सारी वजह से होता है, बट इसको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी में ग्रोथ को निर्धारित करता है और महंगाई को कंट्रोल करता है। ये सेंट्रल बैंक का काम है। अब भारत के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, देश का सेंट्रल बैंक। अमेरिका का फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ जापान जापान का, बैंक ऑफ चाइना चाइना का, और बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेंट्रल बैंक है ये 2 चीजों पर काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको ना कुछ टूल्स मिले हुए हैं, यानी इसके पास कुछ हथियार हैं। ठीक है, अब ये हथियार जो हैं, ये क्या है, रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR, ये सब इसके क्या है, टूल्स हैं। अब इसमें ना RBI चेंज करता है और चेंज करके ग्रोथ को एनहेंस करने की कोशिश करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब देखो, इसका यूज RBI 2 परिस्थितियों में करेगा। सबसे पहला ग्रोथ के लिए और इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, अब मान के चलो RBI क्या चाहता है, RBI चाहता है ग्रोथ हमेशा ऊपर रहे और इन्फ्लेशन हमेशा नीचे रहे या कंट्रोल में रहे। इन्फ्लेशन हमेशा कंट्रोल में रहे। अब देखो, कंट्रोल क्या होता है ये समझ लो। कंट्रोल का मतलब होता है बिलो RBI बेंचमार्क। तो RBI ना इन्फ्लेशन का एक फिगर लेकर चलता है, एक टारगेट लेकर चलता है, उसे कहते हैं RBI बेंचमार्क। तो RBI का जो बेंचमार्क है वो क्या है, अभी के अगर हम देखें एग्जांपल में तो वो 6% का है। तो 6% के नीचे रहे, यही RBI चाहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ना एक चीज समझना, ये तो तुमने समझ लिया। अब ग्रोथ को हम कैसे देखते हैं, ग्रोथ को हम देखते हैं GDP से, IIP से। ग्रोथ देखने का जो डेटा है, मेजर डेटा, वो ये है। और इन्फ्लेशन को आप देखते हो CPI और WPI से। ये आ रहा है समझ में, इससे आप देखते हो। ठीक है, अब देखो RBI ना देश में इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही अपने किसी भी टूल में चेंज करता है। अब एक चीज समझ लेना कि यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि RBI की जो मीटिंग है वो मार्केट के कंटेक्स्ट में, यानी हम स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो भाई इससे कैसे प्रभावित होती है स्टॉक मार्केट के लिए RBI मीटिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना मेरी बात। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ऐसे समझिए कि आप बिजनेस करते हैं और आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की। अब ये कैपिटल बिजनेसमैन को कहाँ से मिलता है, लोन से मिलता है। शाबाश। अब ये लोन जो है ये बैंक देता है, पर बैंक तो आपको इंटरेस्ट पे देगा ना। अब ये जो इंटरेस्ट है ये ज़्यादा होगा या कम होगा, 2 ही सूरतें होंगी। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो क्या आप लोन लोगे नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन लोगे, बिल्कुल लोगे। तो मार्केट क्या चाहता है, मार्केट चाहता है इंटरेस्ट रेट लो रहे। क्यों, अब देखो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट समझाता हूं। बिजनेस को ना ग्रो करने के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए हमको कैपिटल की जरूरत है और कैपिटल मिलता है बैंक से। अब कैपिटल अगर मान के चलो हाई रेट पर मिल रहा है या लो रेट पर मिल रहा है, अगर लो रेट पर मिल रहा है तो आप लोन लोगे। अब जब लोन लोगे तो इस कैपिटल को तुम अपने बिजनेस में इन्फ्यूज करोगे और बिजनेस में इन्फ्यूज करोगे तो एक्सपेंशन होगा।
अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे ना, एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, जॉब्स क्रिएट करोगे, हायरिंग करोगे, जॉब्स क्रिएट करोगे, जॉब से क्या होगा, सैलरी मिलेगी, सैलरी से लोग खर्चा करेंगे, है ना, स्पेंड करेंगे और इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऐसे ही होगा। अब जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो जीडीपी बढ़ता है, नहीं बढ़ता। अब जब ये चीजें बेची जाएंगी, कोई खरीदेगा, तो ये चीजें बना कौन रही हैं, वो कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। अब ये जो लिस्टेड कंपनियां हैं, ये स्टॉक मार्केट वाली लिस्टेड जो कंपनियां हैं, जब जीडीपी ऊपर जाएगी तो इनके शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा ना। एंड इस सिचुएशन को उल्टा कर लो तो तुम्हें समझ में आएगा कि अब मार्केट जब भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तो जीडीपी डायरेक्टली कम हो जाती है, क्योंकि ना ही एक्सपेंशन होता है, ना ही जॉब्स क्रिएट होती है, ना ही सैलरी मिलती है ज़्यादा, ना ही स्पेंडिंग होती है और ना ही उससे जीडीपी में वृद्धि होती है। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा। तो स्टॉक मार्केट क्या चाहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा, और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएगा तो मार्केट, यानी आप समझते हैं स्टॉक मार्केट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट रेट है इसका इनवर्स प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर आरबीआई की मीटिंग होगी तो वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। चलो अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछो। तो जब भी आरबीआई गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा? आ रही बात समझ में? क्यों आएगा? और अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया तो वहां से मार्केट कहाँ जाएगी? आ रही बात समझ में? अगली बार जब ये होगा तो तुम्हें मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर मार्केट कहाँ जाएगी, तुम्हें खुद पता होगा, क्योंकि रीजन सारे के सारे तुम्हें बता दिए गए। ठीक, क्वार्टरली, हर 3 महीने में उसका कैलेंडर होता है, वो देख सकते हो। आगे चलें। तो अब जो अगली इवेंट है हमारी उसका नाम है गवर्नमेंट बजट। अब देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखो एक चीज समझो कि नॉर्मली आप लोग जो भी काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं चाहे अपना बिजनेस करते हैं, तो जो बिजनेस से इनकम होती है उस इनकम को आपने कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना सेविंग करना है, ये सारी चीजें तो आप बनाते हो ना, इसे बजटिंग कहते हैं। अब गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बजट क्या है? तो गवर्नमेंट बजट का मतलब है सरकार का इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट, जहां पे सरकार ये तय करती है कि उसको कितनी इनकम हुई है और उसके अगेंस्ट में कितना उसका खर्चा है। इसी लेखे जोखे को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। अब गवर्नमेंट बजट ना 3 तरह का होता है। सबसे पहला बजट जिसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। अब ये सरप्लस बजट क्या होता है? जब सरकार की इनकम सरकार के खर्चों से ज्यादा है, इनकम ज्यादा है खर्चे कम है, सरप्लस बजट। बैलेंस बजट जब दोनों बराबर है। डेफिसिट बजट जब खर्चे ज्यादा हैं इनकम कम है। ठीक है, अब इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये सरकार का काम है। आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट जो कि हर 1 साल होने वाली एक इवेंट है, उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब गवर्नमेंट बजट देखते हैं जो हर साल February 1 को आता है, तो आपके लिए बजट में क्या क्या होता है जिससे आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो गवर्नमेंट बजट में ना सबसे पहले तो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। देखो किसी का बैंक बैलेंस जानकर आप उसके फाइनेंशियल स्टेटस को जान सकते हो ना, तो इसी तरह से जब सरकार का तुम्हें पता चलता है कि बजट कितना है, कितनी स्पेंडिंग है, कितनी सेविंग है, कितना फिस्कल डेफिसिट है, तो इसको जान के क्या तुम्हें सरकार की स्थिति का पता नहीं चलेगा? चलेगा ना। तो देश की परिस्थिति के बारे में जब पता चलता है तो उसके लिए हमारे पास जो डेटा होता है वो कौन सा होता है? गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट में सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फिस्कल डेफिसिट। अब देखो ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार का राजकोषीय घाटा, सरकार का कितना घाटा है। मान लो सरकार का टैक्स कलेक्शन हो गया 30 लाख करोड़ का, खर्चा हो गया 35 लाख करोड़ का, तो जीडीपी के अगेंस्ट में कितना परसेंट बना, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है ना, ये जितना ज्यादा कम होता है उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है, और जितना ज्यादा ये ज्यादा होगा उतना बुरा माना जाता है।
तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आपको यही बात बताने वाले हैं कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा ये है पिछले साल की तुलना में, वहीं से गवर्नमेंट बजट में देखोगे ऐसे रैली आ जाएगी। तो सबसे पहला फिगर समझ रहे हो क्या देखना है। अब दूसरी चीज़, फाइनेंस मिनिस्टर ये भी बताते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट का मेरा टारगेट है वो कितना है। तो अगर वो बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाला है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना। और जब वो बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट को हम कम करने का टारगेट ले रहे हैं और ये अचीवेबल है, तो मार्केट ऐसे शूट कर जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ध्यान रखना। आ रही मेरी बात समझ में? ये चीज़ है। आपको कैसे पता चलेंगी? फिस्कल डेफिसिट से पता चलेगी। सबको क्लियर है? अब दूसरा, गवर्नमेंट बजट में ना देखो बहुत सारी अनाउंसमेंट होती हैं। अब ये जो गवर्नमेंट बजट है इसमें ना अनाउंसमेंट होती हैं गवर्नमेंट बजट में। तो पहली अनाउंसमेंट क्या होती है? सबसे पहले तो आप लोगों से रिलेटेड है। देखो आप लोग मान लो अगर सैलरीड क्लास हैं, है ना, आप लोग से मतलब है, देखो मेरे को भी कहीं ना कहीं सैलरी मिलती है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक कॉमन मैन की तरह सोचूं, मैं भूल जाता हूं कि मेरा बिजनेस भी है, मैं ये याद रखता हूं कि मैं सिर्फ जॉब करता हूं और सैलरी मेरे को मिलती है, ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए? मेरे को सैलरी में जितना टैक्स मेरा बचेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। समझ रहे हो ना बात को? तो सबसे पहली चीज़ एक कॉमन मैन को क्या चाहिए वो देखो। तो एक कॉमन मैन को इनकम टैक्स रिबेट चाहिए। अगर ये मिल गई तो तुम्हें समझ में आ रहा है देश में कितनी एकदम से ग्रोथ आएगी। देखो ऐसा समझते हैं, इस बजट में 7 लाख तक का जो टैक्स है वो नो टैक्स है, 7 लाख तक। इससे पहले 27,000 रुपये देने पड़ते थे, 27,000। तो 27,000 की क्या हो गई? सेविंग हो गई आपकी। अभी 27,000 की अगर सेविंग हो गई और मान लेते हैं 5 लाख लोगों को भी उसका फ़ायदा हुआ होगा, मान लेते हैं, या चलो मान लेते हैं 1 लाख लोगों को भी उसका फ़ायदा हुआ होगा, तो 1 लाख इंटू 27,000 बहुत बड़ी रकम निकल के आई। अब मान ले तेरे 27,000 रुपये बचे, तो तू क्या करेगा 27,000 का? ऑफकोर्स स्पेंडिंग ही करेगा ना, खर्चा करेगा। तो वो खर्चा कहाँ पे होगा? इकोनॉमी में आएगा। और जब इकोनॉमी में आएगा तो कंजम्पशन वाले शेयर्स बच जाएंगे, जैसे HUL, ITC, डाबर, ब्रिटानिया, है ना, PVR, लिकर के शेयर, जितने भी कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं सारे ऊपर चले जाएंगे। अब तुम सोचोगे यार ये ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो रीज़न तो बताया। तो जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि किस चीज़ से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो तुम फिर रीज़न पूछते नहीं हो, बल्कि खुद मार्केट में अपने डिसीजन ले लेते हो। तो डिसीजन कब लेते हैं? जब हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, हमें पता होता है किस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो ये समझ में आ रहा है इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा? डायरेक्टली कंजम्पशन वाले शेयर्स भाग जाएंगे। अब इसके बाद मान लेते हैं बजट में दूसरी अनाउंसमेंट होती है। अब बजट में दूसरी अनाउंसमेंट होती है उन लोगों के लिए जो करते हैं इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर्स जो हैं। अब देखो इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है? इन्वेस्टर्स ना STT देता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये इंडिया में 10% है, ये 15% है, और फर्स्ट लाख पर कोई टैक्स नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, यानी पहले लाख पर नील है। अब मान लेते हैं कि सरकार बोलती है अब 0 टैक्स होगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे। मान लो गलती से अगर ये हो गया, देखो कहते हैं ना कि हमारी अगर नॉलेज सही है ना तो हम पैसा कमाएंगे। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कभी भी होगी, मुझे नहीं पता कब होगी, पर जब भी होगी मार्केट में अपर सर्किट लगेगा। अब वो चीज़ कौन सी है? जब भी इन दोनों में कटौती की जाएगी मार्केट ऊपर जाएगी, और 0 टैक्स पर तो अपर सर्किट लगेगा फॉर श्योर, ठीक है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि जो FD में पैसा रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, म्यूचुअल फंड वाले डायरेक्ट यहाँ पे डालेंगे, यानी कि डायरेक्ट मार्केट में पैसा आएगा क्योंकि उनका टैक्स बच रहा है। आ रही बात समझ में? तो जब भी ये होगा मार्केट में अपर सर्किट लगेगा। अब मार्केट ऊपर कब जाएगा? जब ये टैक्सेस नीचे आ जाएं। पर अगर ये टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना। तो तुम्हारे पर रीजन होगा ना कि मार्केट क्यों गिरा। देखो मार्केट गिरने के बाद ना सब लोग पोस्टमार्टम करते हैं मार्केट का, अरे इस वजह से मार्केट गिरा। भाई वजह तुम्हें पता है तभी तो तुम मार्केट में कमा पाओगे, ये वजह होगी। अब ये STT का भी सिमिलर टैक्स है कि मान लो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई, अब तुम कोई बिजनेस कर रहे हो मान लो, और उस बिजनेस में ना तुम्हारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के लिए तुम डीमोटिवेट हो गए ना, और खर्चे कम हो गए तो मोटिवेट हो गए। तो ये खर्चे ही तो है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो सरकार आपसे बाय सेल पे लेती है, डायरेक्ट टैक्स। तो अगर इसमें कमी हो गई, CTT यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसमें कमी हो गई, तो भी ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और यही चीज आप बजट में देखते भी हैं। तो बजट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है?
इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने आपको अभी समझाया। अब यहाँ पर कोई डाउट है, सवाल पूछ लो। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, अब पूछो बजट से रिलेटेड कोई सवाल है तो। कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। देखो ऐसा समझो, नॉर्मली क्या रहता है ना कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। लाइफ में बड़ा सिंपल सा फंडा है। तुम एग्ज़ाम देने के लिए गए, पूरे साल पढ़ाई करी, एग्ज़ाम तुम्हारे हिसाब से हुआ, अच्छा हुआ, और तुमने सोचा यार मेरे 90 नंबर तो आने ही चाहिए, इतना अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, और तुम्हारे मार्क्स भी 90 आए, तो खुशी होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही थी। खुशी तो होगी जब उसके ऊपर आ गए 95, 97, 99, है ना? और दुख कब होगा? जब 90 के नीचे आ गए। अब दूसरी कंडीशन समझो, तुम एग्ज़ाम तो दे के आए हो गंदा, और डिस्टिंक्शन 90% मार्क्स आ जाए तुम्हारे, तो खुशी होगी नहीं होगी? तो हमेशा ध्यान रखना, मार्केट के साथ भी यही कंडीशन होती है। जो तुम उम्मीद नहीं कर रहे हो, अगर वो हो जाता है तो मार्केट उस पर पॉजिटिव रिएक्शन देता है, और जब भी मार्केट में वो हो जाएगा जो मार्केट सोच नहीं रहा है, तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंटली मैटर करती हैं, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना। अगली जो हमारी इवेंट है इसका नाम है मॉनसून। अब देखो, तुम सोच रहे होगे भाई मॉनसून से मार्केट का क्या लेना देना, सोच रहे हो ना कि बारिश का सीजन किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करता है। बहुत डायरेक्टली रूप में करता है ना। कैसे करता है बताता हूँ। बिल्कुल करता है। बारिश का नाम सुनते ही फार्मर की याद आती है ना? तो ध्यान से समझना। देखो, हमारे देश में 140 करोड़ लोग की पॉपुलेशन है ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो शायद 145 करोड़ भी हो गए होंगे, तो कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब हम आज़ाद हुए थे ना 1947 में, तो हमारा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन था 72%, यानी 72.1%। ये जीडीपी में कहाँ से आ रहा था? एग्रीकल्चर से आ रहा था। उस समय पे इंडस्ट्री कहाँ होती थी? सर्विस सेक्टर बहुत नीचे था, तो सिर्फ 28% मिला के सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। पर आज हम 2024 में जी रहे हैं, तो आज हमारे देश में इंडस्ट्रीज भी हैं, सर्विस सेक्टर्स भी है, और एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है घटकर कितना हो गया? 18%। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अब तुम बोलोगे कि भाई ये 72 से 18% आ गया, तो सर ये अच्छा है या बुरा है? ये अच्छा है, क्योंकि जब भी आपकी कंट्री में डेवलप्ड कंट्री का ठप्पा लगता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो कंट्रीज जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड होती हैं, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है। अब हमारी कंट्री एग्रीकल्चर पे केवल 18% बेस्ड है, और जो सेकेंडरी और टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात है। हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है, डेवलप्ड हो चुकी है। पर यहाँ पर एट द सेम टाइम तुम्हें एक चीज़ समझनी चाहिए कि भाई ये जो 18% का कंट्रीब्यूशन है, अगर ये थोड़ा सा भी कम हो गया, तो याद करो 2018 की सिचुएशन जब 200 रुपये किलो दालें हो गई थी, याद है? देखो ऐसा समझो कि हमारी कंट्री में जो किसान है ना, उसकी हालत बड़ी दयनीय है। किसान बेचारा बहुत गरीब है, और गरीबी की वजह से जो किसान के पास ज़मीनें हैं वो बहुत कम हैं। कुछ किसाने, हमारे देश में जमींदारों की भी कमी नहीं है जो 100-100 एकड़ ज़मीन लेकर बैठे हैं, बट ऐसे किसान ज़्यादातर हैं जिनके पास 10 बीघे से कम ज़मीन है, उनको हम छोटे किसान बोलते हैं। अब वो छोटे किसान बेचारे इतने गरीब हैं कि बीज लेने के लिए भी सरकार से उन्हें लोन लेना पड़ता है, और जब वो लोन लेते हैं तो ये समझ लो कि अगर बारिश ना आई, और सिंचाई की फैसिलिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो मॉनसून पर निर्भर करती है वो प्रोडक्टिविटी। तो अगर मान लो बेचारे किसान ने लोन लिया और लोन लेकर उसने प्रोडक्शन किया, बारिश नहीं आई, तो बारिश की वजह से उसकी बेचारे की फसल बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अब उस बेचारे के पास ना तो लोन देने के पैसे होंगे, ना ही उसकी अर्निंग होगी, और ना ही अर्निंग होने की वजह से वो बेचारा खर्चा कर पाएगा। जब वो खर्चा नहीं कर पाएगा तो जो गाँव से डिमांड आती है वो तो बिल्कुल नहीं आएगी ना। तो हमारे देश में डिमांड कम हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब देखो जो रॉ मटेरियल है, जब हमें वही नहीं मिलेगा सस्ता या मिलेगा महंगा, तो महंगाई तो डायरेक्टली शूट हो जाएगी ना। तो मॉनसून से हम 4 चीज़ें पता चलाते हैं। पहली, रॉ मटेरियल कॉस्ट। दूसरा, रूरल डिमांड जो गांव से आने वाली है। तीसरा, इन्फ्लेशन। आ रही मेरी बात समझ में? इन्फ्लेशन क्यों?
अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगी हो गई तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाएगी और बेचारा। अच्छा, चौथी भी चीज़ है, किसानों की तरफ से जब लोन वापसी नहीं किया जाता तो बैंक के एनपीए बढ़ जाते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं ऐसे, वो लोन जो वापस ना बैंक के पास आए उन्हें कहते हैं एनपीए। तो ये चारों चीज़ें पता चल जाती हैं। अब मॉनसून के लिए ना कुछ सेक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, सबसे पहला तो एग्री सेक्टर होता है, दूसरा ऑटो, तीसरा एफएमसीजी और चौथा बैंक। ऑटो इसलिए क्योंकि किसान ट्रैक्टर खरीद सकता है अगर अच्छी फसल होती है तो ये चार सेक्टर जो है ना, एग्री में केमिकल भी आता है, ध्यान रखना, केमिकल फर्टिलाइज़र एग्री में ही आते हैं, तो इसलिए मैंने वो लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मॉनसून के पर्सपेक्टिव से। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मॉनसून अच्छा है या बुरा। तो हमारे देश में एजेंसीज़ है स्काईमेट जैसी जो मॉनसून को प्रेडिक्ट करती हैं। तो ये अप्रैल के सेकेंड वीक में, अब अगले महीने से मॉनसून प्रेडिक्शन हो जाएगी, यानी मई में कर देता हूँ, मई फर्स्ट वीक में प्रेडिक्शन आने वाली होती है मॉनसून की। तो 99 और अबव मॉनसून, ये परसेंटेज में होता है, ध्यान रखना। 99 और अबव परसेंटेज में जब भी मॉनसून आएगा ये अच्छा माना जाएगा, बेटर माना जाएगा, ठीक है। और बिलो 99 अच्छा नहीं माना जाएगा। पर एक चीज़ और ध्यान रखना, 103 के नीचे भी होना चाहिए, नहीं तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई भी आंकड़ा 100 के ऊपर आ जाए तो अच्छा माना जाएगा। 100, 101, 102 अच्छा माना जाता है, 102 के ऊपर फिर बुरा माना जाता है, क्योंकि उससे फसलें खराब हो जाती हैं। तो ये मॉनसून की वजह से मार्केट चलती है। अब देखो, एक और डायरेक्ट इम्पैक्ट समझना। अब अगर रूरल डिमांड बढ़ेगी ना तो एफएमसीजी के शेयर्स भग जाएंगे ऊपर। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना तो बैंकिंग नीचे आ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कोरिलेट करना सीख जाना तुम। जब कोरिलेशन पता चलेगा तो मार्केट का डायरेक्शन भी पता चलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओपेक का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 14 कंट्रीज हैं जो मिलकर ओपेक ग्रुप बनाती हैं, और इनका जो लीडर है वो सऊदी अरेबिया है, जो दुनिया का वन ऑफ लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री भी। अब ये मिलकर तय करते हैं कि जो दुनिया में, देखो दुनिया में ना दो तरह के ग्रुप हैं, एक ओपेक ग्रुप है और दूसरा है नॉन ओपेक। तो अभी हम ओपेक की बात कर रहे हैं, और नॉन ओपेक में अमेरिका, रशिया और कनाडा जैसी कंट्रीज आती हैं। अब ये ओपेक मीटिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसे समझना। देखो, ये ओपेक मीटिंग में ना दो ही चीज़ें डिसाइड करेंगे कि क्रूड की सप्लाई इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। ये दो चीज़ों का डिसीजन लेगा कौन? हाँ, ओपेक। अब यहाँ ध्यान से समझना कि जब क्रूड की सप्लाई कट हो जाएगी तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब सप्लाई नीचे जाएगी तो डिमांड ऊपर जाएगी, और डिमांड ऊपर जाती है तो प्राइस ऊपर जाता है। यही हमने पढ़ा है, ऐसा ही है। तो अगर मान लेते हैं ओपेक, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा ग्रुप है जो दुनिया को एटलीस्ट 50 to 60% जो क्रूड की सप्लाई है दुनिया में, वो कौन कर रहा है? ओपेक कर रहा है। और इनकी सारी इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? ऑयल। मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंड्स ऑन ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स। अब ये तो चाहेंगे ना कि क्रूड की कीमतें ऊपर जाए, पर ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना। देखो, जो ऑयल प्राइसेस है ना, ये इंडिया की मार्केट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% और मोर क्रूड क्या करती है? इंपोर्ट करती है। आ रही बात समझ में? ये क्या करती है? इंपोर्ट करती है। तो इंपोर्ट करने के लिए अगर महंगा क्रूड हमें मिलेगा तो ये अच्छी सिचुएशन है, या सस्ता मिलेगा तो? अब एक बात बताओ, अगर ऑयल महंगा हो जाएगा तो हमारे देश में तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन बढ़ते ही आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो मार्केट को पसंद नहीं आएगा, मार्केट नीचे आ जाएगी। अब तुम मुझे बताओ कि ओपेक की मीटिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं? ऑयल प्राइसेस इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो इकोनॉमी में ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये क्वार्टरली मीटिंग होती है, तो आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको ऑयल के प्राइसेस ट्रैक करने हैं। अब जो क्रूड ऑयल है, ध्यान रखो, जो क्रूड ऑयल है ना, ब्रेंट बता रहा हूँ, हमारा बेंचमार्क जो है ना ब्रेंट है। तो ब्रेंट कभी भी 85 to 90 डॉलर के ऊपर जाता है ना, तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली परिस्थिति होती है। इसके बीच में रहना चाहिए तो अच्छा है, इसके नीचे रहे तो अच्छा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगली इवेंट, शाबाश, जिसका नाम है वॉर। अब देखो, वॉर कोई भी ऐसी इवेंट है जो अनवांटेड है, कोई दुनिया में चाहता नहीं है कि ये वॉर जैसी सिचुएशन बने,
एटलीस्ट हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो चाहेंगे नहीं। पर जब वॉर होती है ना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ 2 सूत्र दे रहा हूँ आपको, 2 यानी नियम दे रहा हूँ। पहला तो ये कि जिस कंट्री का स्टॉक मार्केट है वो कंट्री अगर वॉर में इन्वॉल्व है तो ये पहला नियम है, डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हमारा 1999 में हुआ था पाकिस्तान और हमारा डायरेक्ट। दूसरा कि 2 कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं और वो बड़ी कंट्रीज हैं, पर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इम्पैक्ट तब थोड़ा कम आएगा पर आएगा जरूर, क्योंकि दुनिया एक परिवार है, हम डे 1 पे पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वॉर में होता क्या है, इसके सेंटिमेंट को समझाता हूँ। देखो, जब भी वॉर जैसी सिचुएशन बनेगी ना तो क्रूड के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे और इसे जाने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब एक और चीज़ है, जब वॉर होती है ना तो एक डर होता है, कौन जिंदा रहेगा भाई। अगर किसी का सनकी का दिमाग खराब हो जाए और उसने भाई अटैक ही कर दिया, है ना। और जैसे तुम देखते हो कि पाकिस्तान से जब वहीं लड़ाई हो रही थी तो जम्मू कश्मीर का एरिया हाई अलर्ट पे था, क्योंकि वो एकदम सटा हुआ था। वहाँ के लोग तो दिन रात भर शायद सो भी नहीं पाते होंगे कि अगली सुबह बेचारे जगह भी कि नहीं। भाई देखो, सच्ची बात है। अब सोच के देखो कि उन लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में है, तो वो लोग जब दुनिया में रहेंगे नहीं तो उनको ये डर रहेगा, तो वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में छोड़ेंगे या निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जब भी जान का डर आएगा, लाइफ थ्रेट की वजह से कभी भी कोई भी वजह बनेगी, चाहे वो पैंडेमिक कोविड हो या फिर वॉर हो, स्टॉक मार्केट क्रैश ही करेगा, क्योंकि वो डर लोगों को पैसा निकालने के लिए प्रोत्साहित करेगा और सब लोग अनाप शनाप कीमतों में बस बेचना चाहेंगे, खरीदना कोई नहीं चाहेगा। तो यही हुआ था कारगिल वॉर के टाइम पर 99 में, जब 1999 में कारगिल वॉर हुई थी तो निफ्टी का लेवल 2100 चला करता था और निफ्टी 1100 पे आ गया था इस वजह से। समझ रहे हो? तो तुम्हारे लिए यहाँ पर लर्निंग क्या है कि जब भी वॉर जैसे हालात बने, मार्केट से पैसा निकाल लो। अब देखो, 100 रुपए की चीज़ तुम्हें 80 रुपए में मिल रही है, तुम यहाँ पर निकाल नहीं रहे हो, और वो चली गई 20 रुपए, तो ये तुम्हें लग रहा है कि यार 80 रुपए बचा लेते तो अब 20 रुपए की 4 चीज़ें खरीद लेते, परचेजिंग पावर 4x हो जाती, 4 गुना हो जाती। 4 गुना होती तो अब 20 रुपए वाली चीज़ दोबारा 80 होने में थोड़ी टाइम लगाएगी। लड़ाई जिंदगी भर थोड़ी चलेगी, कभी तो शांत होगी, और जब शांत होगी तो मार्केट फिर रफ्तार से ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ लर्निंग ये है कि सस्ता माल मिल गया तो ये लॉटरी का टिकट है जो लगनी है, कैलकुलेटिव लॉटरी। तो लर्निंग ये है कि जब भी वॉर जैसे हालात बनेंगे तुमको अपना पैसा बचाना है, और जब वॉर शांत होने के सिग्नल आ जाएं तो वो सारा पैसा जो बचाया था लगा देना, ताकि बेहतर अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल पाए। पर इमोशनल होकर यहाँ पर अपना पैसा बचाना ये तुम्हारा कर्तव्य है, ध्यान रखना। तो कभी भगवान ना करे सिचुएशन हमारी किसी की भी लाइफ में आए, पर अगर आएगी तो तुम्हारा एक्शन क्या होना चाहिए वो तुम्हें आज पता चल गया, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो ये यूक्रेन और रशिया वॉर का एग्जांपल ले लो। लड़ रहे थे वो दोनों, उनकी वजह से इन्फ्लेशन हुई पूरी दुनिया में और पूरे दुनिया के मार्केट 20% तक क्रैश हो गए। देखा ना तुमने, अभी रिसेंटली बात है 2022 की, तो ये देख सकते हो तुम। तो कहने का मतलब है वॉर कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। वॉर हो गई तब, सिचुएशन नहीं ऐसे अगर कोल्ड वॉर हो रही है तो मार्केट 1-2% पे सेटल हो जाएगा नीचे आके। पर अगर किसी ने अटैक कर दिया, जैसे यूक्रेन चाइना तो लड़ ही रहे थे ना रोज उस सिचुएशन में। और ये वो कंट्रीज होनी चाहिए जिनका कंट्रीब्यूशन दुनिया में है, ऐसे नहीं कि अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, ध्यान रखना, बड़ी कंट्री इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अरे भाई साहब, तो फिर 50% गिरावट आएगी मार्केट में, तैयार रहो। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर
बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।